Hi kids, let's do question and answer for our chapter The Road Not Taken. तो सबसे पहले हम करेंगे वार्मिंग अप एक्सरसाइज। पहला क्वेश्चन है कि जब आपके एसएससी के एग्जाम्स और रिजल्ट आ जाएंगे तो आपको एक करियर चूज करना है, राइट। तो वो करियर जब आप चूज करोगे तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पे इन्होंने लिस्ट दे रखी है, आपको इसमें से वो चीजें चुननी है जिन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए करियर चुनने से पहले, और वो आपको इस वेब डायग्राम में फिल करनी है। तो क्या क्या चीजें होंगी जिनका आप ध्यान रखोगे? सबसे पहले तो है कि आपके अंदर कौन से स्किल हैं, कौन से टैलेंट्स आपके अंदर ऑलरेडी हैं। जैसे कि अगर आप सिंगर अच्छे हो तो आप सिंगिंग में जाओगे, म्यूजिक में अच्छे हो, या फिर अगर आप आर्ट बहुत अच्छी बनाते हो तो आप ये अपने स्किल्स और टैलेंट देखोगे। फिर कैपेबिलिटी, आपके अंदर क्या क्या करने की क्षमता है। जैसे सपोज अगर आपको पायलट बनना है और उसके लिए जो है विजन चाहिए हो, और परफेक्ट विजन, यानी आपको ग्लासेस नहीं लगाने हैं, और वो आपके पास नहीं है तो मतलब वो कैपेबिलिटी नहीं है, राइट। तो वो आप नहीं चुनोगे, तो आपको अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से चुनना है कि ये चीज करने में मैं सक्षम हूँ तो ये करूंगा। फिर होगा, आप ये देखोगे कि आप वो जो चुन रहे हो करियर, उसमें क्या क्या कठिनाइयां आ सकती हैं। तो इसका भी ध्यान देना है कि आप उन्हें फेस करने के लिए तैयार हो या नहीं हो। कि आप आर्मी में तो जाना चाहते हो बट आपको किसी से लड़ना नहीं है, तो फिर ये गलत हो जाएगा ना, ये करियर आप नहीं चूज कर सकते हो। तो आपको ऐसा करियर चुनना है जिसमें आपको पता हो कि ये इसमें प्रॉब्लम्स आएंगी और मुझे ये फेस करना है, तो मैं तैयार हूँ या नहीं हूँ। फिर अगर आपको चुनना है तो आप अपनी जॉब प्रोफाइल भी अच्छे से पढ़ोगे, राइट। सपोज आपको जॉब प्रोफाइल दी हुई है किसी बैंक में मैनेजर की, या फिर कहीं किसी कंपनी में एडमिन की, तो आपको लोगों को हैंडल करना है, तो ये सब आपके अंदर खूबियां हैं या नहीं है। तो आप वो जॉब प्रोफाइल अच्छे से पढ़ोगे कि ये सब क्या क्या आपको काम करना है। फिर आपकी लाइक्स और डिसलाइक्स देखोगे कि ये चीजें आपको पसंद है, ये नहीं पसंद है। मुझे जो है लोगों से बात करना बहुत पसंद है, तो मैं जो हूँ कम्युनिकेशन में बहुत अच्छा हूँ, बट मुझे मैथ्स वगैरह ज्यादा पसंद नहीं है, तो मैं अकाउंटिंग में नहीं जाऊंगी। तो इस तरह से अपने लाइक्स और डिसलाइक्स भी देखोगे। और फिर आप ये भी देखोगे कि आपका अल्टीमेट एम क्या है, यानी आपको अल्टीमेटली बनना क्या है, आपका लक्ष्य क्या है। अगर आपको पायलट बनना है तो आप वो रास्ता चुनोगे, डॉक्टर बनना है तो वो रास्ता चुनोगे। तो अल्टीमेट जो एम है वो भी आपको ध्यान में रखना होगा जब आप अपना करियर चुनोगे। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है उसमें आपको चार चार लोगों का ग्रुप बनाना है, और फिर आपको ये डिस्कस करना है कि अगर लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन आए जिसमें आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या चुनना है, तो आप चीजें डिसाइड कैसे करोगे। आप डिसीजन जो है वो किस चीजों के बेसिस पे लोगे, कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखोगे। तो सबसे पहले तो यह है कि आप कोई चीज डिसाइड कैसे करोगे और क्या चुनना है वो कैसे डिसाइड करोगे। तो अगर कोई चॉइसेस आए तो लाइफ में आपको वो कैसे डिसाइड करना है कि मैं ये चुनूं या वो चुनूं, उसके लिए जो है कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहले तो है एनालाइज द प्रोज एंड कॉन्स, यानी आप किसी चीज में क्या खूबियां हैं और क्या कमियां हैं, इस चीज पे ध्यान दो। अगर आपके पास दो ऑप्शंस हैं कि ये वाला है या ये वाला है, सपोज मुझे घर से जो है स्कूल तक जाना है, तो दो ऑप्शन है, मैं बस से जा सकती हूँ या फिर मैं जो हूँ ट्रेन से जा सकती हूँ। तो मुझे प्रोज और कॉन्स उसके देखने हैं कि प्रोज यानी अगर मैं बस से जा रही हूँ तो क्या क्या फायदा है, और बस से जा रही हूँ तो क्या क्या नुकसान है, और वही ट्रेन से क्या फायदा और क्या नुकसान है। तो आप जब ये ऐसी लिस्ट बनाओगे तो आपको समझ में आएगा कि बस से टाइम ज्यादा लग रहा है, ट्रेन से कम लग रहा है, बस में जो है सीट मिलने की प्रॉब्लम है, ट्रेन में मिल जाएगी, बस का फेयर ज्यादा है या कम है। तो आप इन चीजों के ऊपर जो है अपना फिर डिसीजन बेस करोगे जब आपको पता है लिस्ट के हिसाब से कि ये फायदे और ये नुकसान है। दूसरा क्या है, आप अपनी प्रायोरिटीज सेट करोगे। सपोज आपको स्कूल टाइम पे पहुंचना है, तो आपकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा क्या है कि टाइम पे पहुंचना है, तो जो भी पहले पहुंचा है वो मुझे चूज करना है, भले ही वो जो है महंगा हो या सस्ता हो। तो प्रायोरिटी आपको सेट करनी है। फिर आपको उसकी इंफॉर्मेशन ढूंढनी है दोनों चीजों की, राइट। कि अगर मैं ट्रेन से जा रही हूँ तो टिकट कहाँ से मिलेगा, मुझे जाना कहाँ है, प्लेटफॉर्म कहाँ है, बस से जा रही हूँ तो बस स्टॉप कहाँ है। फिर उसके बाद जो है आपको अपने इंट्यूशन पे भी ध्यान देना चाहिए कि सपोज मुझे अंदर से ऐसा लग रहा है कि मुझे ऐसे नहीं ऐसा करना चाहिए ये काम, राइट। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे अंदर से भी हमें एक आवाज आती है कि ये मत करो वो करो। तो आप अपने इंट्यूशन पे भी ध्यान दो कि आपके अंदर से क्या आवाज आ रही है। फिर दूसरा क्या है, एक और चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो है कंसिडर कॉन्सिक्वेंसेस, कि उसके परिणाम क्या होंगे। अगर मैंने ये चुना तो इसका क्या परिणाम होगा, और अगर मैंने वो वाली चीज चुनी तो उसका क्या परिणाम होगा। तो हमेशा परिणाम का भी ध्यान रखो कि एंड रिजल्ट क्या होने वाला है। फिर उसके बाद है बैलेंस शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। अगर आप कोई दो चीजें चुन रहे हो तो आप उसमें ये भी देखो कि शॉर्ट टर्म में उससे अगर फायदा हो रहा हो लेकिन लॉन्ग टर्म में नुकसान है, तो आपको वो चीज नहीं चुननी चाहिए, राइट। तो आपको इन चीजों पे भी ध्यान देना है कि कम समय में क्या होगा और ज्यादा समय में ये
चीज चुनने से क्या होगा। तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों के रिजल्ट्स को आपको ध्यान देना है। राइट वॉट यू फील व्हेन योर डिसीजन प्रूव्स राइट। तो अगर आपका डिसीजन जो भी आपने चुना वो सही हुआ तो आपको कैसी फीलिंग आएगी। तो अगर वो सही हुआ तो आपको क्या क्या फीलिंग आएगी, आपको बहुत ही सेटिस्फैक्शन मिलेगा, राइट, संतुष्टि की मैंने ये चुना और ये चीज सही थी, मैंने सही चीज चुनी। रिलीफ यानी संतुष्टि भी मिलेगी, थोड़ी मुझे शांति भी मिलेगी कि अरे हाँ देखो जो स्ट्रेस था वो चला गया। मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा कि मैंने सही चीज चुनी, राइट। तो इसका मतलब मुझे खुद पे कॉन्फिडेंस भी आएगा कि मैं लाइफ में सही डिसीजन ले सकती हूँ। राइट वॉट यू फील व्हेन यू रिग्रेट द डिसीजन। तो अगर आपने गलत डिसीजन लिया हो और आप उस पर जो है रिग्रेट कर रहे हो, आपको अफसोस हो रहा है, तो क्या फीलिंग आएगी। तो आपको डिसअपॉइंटमेंट की फीलिंग आएगी, राइट, निराश हो जाओगे, फ्रस्ट्रेशन होगा कि अरे शिट यार ये क्यों किया वो क्यों नहीं किया। लर्निंग अपॉर्चुनिटी भी होगी, राइट, अगर आपने कुछ गलती की तो आप उससे सीख भी रहे हो, तो आप उसमें डिसअपॉइंट तो हो रहे हो लेकिन आप उससे कुछ सीख भी रहे हो। तो हर चीज में कुछ ना कुछ अच्छा होगा ही। अगर आपका रिजल्ट सही नहीं आया तो एटलीस्ट आप उससे कुछ सीख रहे हो, कुछ लर्न कर रहे हो। तो हमेशा लाइफ में ये याद रखना है कि अगर आप कोई डिसीजन लो और वो डिसीजन जो है वो गलत हो जाए बाय चांस, तो एटलीस्ट आपको उससे कुछ सीखने को मिल रहा है। Next, let's do questions that are written on the margin of chapter. So first question is, why does the poet feel sorry? Poet को अफसोस क्यों हो रहा है? The poet expresses a sense of regret or sorrow because they couldn't take both paths. Standing at the crossroads, the speaker realizes that choosing one road means foregoing the other. This feeling of missed opportunity and the inability to explore both options leads to a sigh of regret. तो उसे अफसोस इसलिए हो रहा है क्योंकि वो दोनों रास्ते नहीं चुन पा रहा है और उसे एक रास्ता छोड़ना ही पड़ेगा, ये चीज का उसे अफसोस हो रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि वो दोनों चीजों को जो है लाइफ में एक्सपीरियंस करे, बट वो एक ही रास्ता चुन पाएगा, तो इस चीज का उसे अफसोस है। Did the poet choose the road quickly? No, the poet did not choose the road hastily. The speaker stood there for a long time, contemplating the decision. Was one of the roads better than the other? The poem suggests that both roads were quite similar. The speaker describes them as having been warned really about the same. तो वो एंड में ये कहता है कि दोनों ही रास्ते सेम थे, राइट। दोनों को उसे बाद में जब उसने एक चुन लिया फिर उसे ये लगा कि ऐसा नहीं था कि ये रास्ता और वो रास्ते में कोई ज्यादा डिफरेंस था, दोनों ऑलमोस्ट सेम थे। Does the poet tell us what difference it made? The poet leaves this open to interpretation. तो उसने जो है ये नहीं हमें बताया कि उसने अगर ये रास्ता चुना तो इससे जो है उसकी जिंदगी में क्या फर्क आया। वो ये कह रहा है कि आप खुद से समझो, वो इंटरप्रिटेशन आपकी है कि आप उसकी पोएम को किस तरह से इंटरप्रेट करते हो, कि उसके साथ अच्छा हुआ या बुरा हुआ ये आपको डिसाइड करना है, वो आपको नहीं बता रहा है। The famous closing line, I took the one less traveled by and that has made all the difference, invites readers to consider whether the choice truly made a significant impact or if the speaker merely imagines it. तो उसकी जो फेमस लाइन है एंड की जिसमें वो कहता है कि मैंने वो रास्ता चुना जिस पे कम लोग चले थे और इसने मेरी जिंदगी में सारा अंतर लाया। तो मेरी जिंदगी में जो भी अंतर आया है वो इस डिसीजन से आया है। तो इस लाइन में कहीं ना कहीं वो आपको बता रहा है कि आप खुद से डिसाइड करो उसकी लाइफ में कुछ अंतर आया है या नहीं, राइट। उसने कहीं भी आपको एक्सप्लिसिटली ये नहीं बोला है, उसने कहीं ऐसा नहीं है कि सीधे शब्दों में कह दिया है कि हाँ मैंने ये रास्ता चुना तो मेरी लाइफ बहुत अच्छी हो गई या बहुत खराब हो गई। नहीं, वो ये कह रहा है कि मेरी लाइफ में डिफरेंस आया इस चॉइस की वजह से, बट वो डिफरेंस क्या है वो चाहता है कि रीडर्स खुद से डिसाइड करें, वो नहीं बताना चाहता है। नेक्स्ट इज इंग्लिश वर्कशॉप। Does the poem have a uniform rhyme scheme throughout? Write down the rhyme scheme of every stanza separately. The poem maintains a regular rhyme scheme throughout the poem. फर्स्ट स्टैंजा में ए बी है, सेकंड में भी वही है, थर्ड में भी वही है और फोर्थ में भी। तो पूरी पोएम में एक ही राइम स्कीम है और वो है ए बी। Write the symbols that are used in the poem to represent the following ideas. तो पहला है choice of two options. तो कौन सी लाइन से आपको पता चलता है कि ये आइडिया वो बता रहा है। Two roads diverged in a yellow wood. यहाँ पे वो दो ऑप्शन की बात कर रहा है, राइट। Two roads. I made a rare choice. यहाँ पे जो है उसने इस लाइन से बताया है इसे। I took the one less traveled by. क्योंकि इस पे कम लोग चले हैं तो ये रेयर चॉइस है, राइट। ये पॉपुलर चॉइस नहीं है, हर कोई इसे नहीं चुन रहा है। कम लोग इस रोड पे चले हैं इसका मतलब ये रेयर चॉइस है। इक्वली गुड ऑप्शंस एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले। तो उस दिन सुबह जो है दोनों एक जैसे ही थे, तो इससे आपको पता चल रहा है कि दोनों ही ऑप्शंस जो है वो इक्वली गुड थे। इट वॉज टेम्पटिंग एंड नीडेड टू बी ट्राइड बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर।
Some other time, oh, I kept the first for another day. Rearrange the following facts in the proper order and fill in the flow chart. तो हमें जो है जिस हिसाब से पोएम में ये चीजें हुई हैं उसी ऑर्डर में लिखनी है। तो सबसे पहले क्या है, द ट्रैवलर केम टू अ फोक इन अ रोड। वो ऐसे रास्ते पे आया जहाँ पे दो रास्ते जा रहे थे, दो राह था जहाँ पे दो अलग अलग रास्तों में रोड जो है वो बट रहा था। ही ऑब्जर्व्ड वन एज फार एज ही कुड। उसने जो है एक को ध्यान से देखा, जितनी दूर वो देख सकता था उतनी दूर। ही चूजेस द वन barely traveled। उसने वो रास्ता चुना जिसपे कम लोग चले थे। he planned to travel along the previous one some other time। उसने ये प्लान किया कि वो दूसरा वाला जो रास्ता है जिसे उसने आज नहीं चुना है उस पे वो किसी और दिन चलेगा। choosing the lesser used road has made a great difference। उसने वैसा वो रास्ता चुना जिसपे कम लोग चले थे, उससे जो है उसकी जिंदगी में बहुत अंतर आया है। तो उसकी जिंदगी में जितना भी डिफरेंस आया है वो सिर्फ उसकी उस चॉइस की वजह से आया है, जो कि थी उसने वो रूट चूज किया जो लेस ट्रैवल था। Think and write in your own words. In which season does a green wood turn to a yellow wood? Which stage in our life can be compared to that season? तो आपको बताना है कि कौन सा ऐसा सीजन है जिसमें जो हरी डंडियां जो होती हैं वो पीले रंग में बदल जाती हैं। तो वो कौन सा सीजन होता है? पतझड़ का, राइट। पतझड़ में जितनी भी हरियाली है सब धीरे धीरे येलो और ब्राउन कलर की हो जाती है, क्योंकि धीरे धीरे जो है पत्ते गिर रहे होते हैं, पेड़ जो है वो सूख रहे होते हैं। तो वो पतझड़ का मौसम है। So the transition from a green wood to a yellow wood occurs during autumn. In this season, leaves change color and the landscape transforms from lush green to warm hues of yellow, orange, and red. Symbolically, this season can be compared to middle age, or a significant phase in our lives. Just as autumn marks a shift from growth to maturity, middle age often involves reflection, choices, and the realization that time is passing. तो अगर हम अपनी जिंदगी से कंपेयर करें तो हमारी जिंदगी में ये जो ऑटम का टाइम है ये कब आ रहा है? ये हमारी मिडिल एज में आ रहा है। यानी हम जो है जब 40 साल के करीब के हो जाते हैं तो हमें रियलाइज होता है कि हमने लाइफ में क्या क्या जो है डिसीजंस लिए, हमने ये चुना वो चुना, तो उससे हमारी लाइफ में क्या फर्क आया, क्या अंतर आया। तो मिडिल एज एक ऐसी लाइफ है जिसमें जो है आप अपनी लाइफ में पीछे मुड़ के देखते हो और उस चीज को रिफ्लेक्ट करते हो कि मैंने लाइफ में जो जो चॉइसेस ली उसकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। Why did the traveler choose the road less traveled? What attribute of the traveler does it bring out? The traveler chooses the road less traveled because it appears grassy and wanted wear. The speaker perceives this path as less frequented, suggesting that it represents an unconventional choice. तो इससे हमें ये पता चलता है कि उसने ऐसी चीज चुनी जो कि अनकन्वेंशनल है, यानी जो ट्रेडिशनल नहीं है, जो ऐसी है जो हर कोई नहीं करेगा। The attribute of the traveler highlighted here is individualism। यानी इससे क्या पता चल रहा है कि वो अपने आप में जो है वो अपनी इंडिविजुअलिटी को दिखाना चाह रहा है। यानी वो वैसा काम नहीं करेगा जो सब लोग कर रहे हैं, कि अगर सारी पब्लिक कर रही है तो वो काम करे, ऐसा नहीं है। तो वो जो स्पीकर है वो ये दिखाना चाह रहा है कि उसका अपने आप में उसका एक व्यक्तित्व है और वो उसी चीज को फॉलो करेगा जो उसे सही लगेगी। By opting for the less common path, the traveler demonstrates a willingness to forge their own way, even if it means diverging from the crowd। तो उसने जो है वो रास्ता चुना जिसपे कम लोग चले थे। इससे ऐसा लगता है कि वो अपना रास्ता खुद बनाना चाहता है और वो ये नहीं चाहता है कि वो क्राउड के पीछे पीछे चले, वो अपना रास्ता खुद बनाना चाहता है। Why does the traveler doubt that he shall ever come back? The traveler doubts that they will ever come back because life's choices tend to lead to more choices. Once a path is taken, it often leads to other paths, and the traveler recognizes that retracing steps may not be feasible। तो उसे ऐसा लगता है कि वो जो है इस रास्ते पे दोबारा इसलिए नहीं आ पाएगा क्योंकि एक बार आप एक चॉइस कर लो तो फिर आप उसके बाद दूसरी करोगे, राइट। एक रास्ते पे चल रहे हो तो उसके बाद आपको उसी पे आगे बढ़ते जाना है, वहां पे आप आगे बढ़ोगे तो आपको कुछ और क्वेश्चंस आएंगे, कुछ और चॉइसेस बनानी पड़ेंगी। तो इस तरह से जो है आप उसी पे आगे बढ़ते जाओगे तो आपको वापस आना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप एक ही रास्ते पे चल रहे हो और आपने उसमें और हजार चॉइसेस जो है ऐड कर दी हैं। If you were in the traveler's place, which road would you choose? Justify your choice. If I were in the traveler's place, I would choose the road less traveled. Here is why. Curiosity and adventure। तो मैं जो है वो रास्ता चुनूंगी जिसपे कम लोग चले हैं। और क्यों चुनूंगी? क्योंकि सबसे पहले तो मुझे बहुत ही क्यूरियोसिटी है, मुझे जानना है कि उस रास्ते पे क्या है। और दूसरा, एडवेंचर की भी फीलिंग आएगी क्योंकि कम लोग इस पे चले हैं तो हो सकता है इसमें कुछ अजब अनोखा हो।
एम्ब्रेसिंग यूनिकनेस, मैं उसकी यूनिकनेस को भी जो है अपनाना चाहूंगी, क्योंकि वो रास्ता जो है कम लोग चले हैं तो ज्यादा लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, तो वो अनोखा है। पोटेंशियल ग्रोथ, हो सकता है इस पे चल के मेरी ग्रोथ ज्यादा हो, राइट, इसलिए भी मैं उस पे चलूंगी, क्योंकि कम लोग चले हैं तो इसका मतलब ये रास्ते पे ज्यादा कुछ हुआ नहीं है, तो अगर मैं जाऊं तो मेरे लिए मौके ज्यादा होंगे। अवॉइडिंग रिग्रेट, मैं रिग्रेट भी नहीं लेना चाहती हूँ कि मैंने जो है वही रास्ता चुना जो सब लोग चुनते हैं, तो इस चीज का मुझे अफसोस नहीं होना चाहिए, तो मैं इसलिए वो रास्ता चुनूंगी जिसपे कम लोग चुने हैं। और दूसरा क्या है, एक्नॉलेजिंग अनसर्टेनिटी, यानी मैं जो हूँ लाइफ में किसी भी चीज की कोई गारंटी नहीं है, तो इस चीज को भी मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, तो हो सकता है मैं ये रास्ता चुन रही हूँ बट कुछ गड़बड़ हो जाए, बट ये तो लाइफ में किसी भी डिसीजन के साथ हो सकती है, राइट, जरूरी नहीं है मैं हर डिसीजन मेरा सही और मैं सही रास्ते पे ही पहुंचूं, हो सकता है कभी कुछ गड़बड़ हो जाए, तो उस चीज को मुझे एक्नॉलेज करना है, लाइफ में एक्सेप्टेंस जरूरी है कि हर चीज हमारे हाथ में नहीं है, बट हमें वो करना चाहिए जो हमें सही लगे। In the end, like the traveler, I would take the road less traveled, knowing that it might indeed make all the difference. नेक्स्ट जो है आपको रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ये जो पोएम है, स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, इसे जो है आपको पढ़ना है, इस पोएम को अपनी लाइब्रेरी से ढूंढ के या इंटरनेट पे, और इस पोएम में जो सिंबोलिज्म उन्होंने यूज किया है वो आपको डिस्क्राइब करना है। सिंबोलिज्म क्या हुआ, जब पोएम में जो है वो नेचर या किसी चीज को ऐसे डिस्क्राइब करे कि उसका कुछ डीप मीनिंग भी हो, यानी खाली नेचर की बात नहीं कर रहे हैं, उसके जरिए वो आपको जिंदगी की सच्चाई भी बता रहे हैं, तो आपको वो जो है वो डिस्क्राइब करना है। So this is a renowned poem that uses vivid imagery and symbolism to convey deeper themes. तो ये जो उनकी पोएम है ये बहुत ही जानी मानी पोएम है, और इसमें जो है उन्होंने इमेजरी का यूज किया है, यानी उन्होंने नेचर को ऐसे डिस्क्राइब किया है कि आपके सामने इमेज बन जाए, और सिंबलिज्म का यूज किया है जिंदगी के डीप मीनिंग को बताने के लिए। The woods in the poem represent the allure of death or a peaceful escape from the demands of life. तो पोएम में जो वुड्स की उन्होंने बात की है कि जंगल में वो जो है वो जंगल जो है वो कहीं ना कहीं वो डेथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर आप जिंदगी की दौड़ भाग से भाग के जो है कहाँ पे पहुंच जा रहे हो, जंगल में, और वहां पे आपको पीसफुल लग रहा है, शांति मिल रही है, तो ये जो एस्केप है कहीं ना कहीं वो उसको भी सिंबलाइज कर रहा है। The snowfall symbolizes purity and the transformative power of nature. तो जब वो जंगल में है और वहां पे स्नोफॉल होता है तो उससे वो क्या सिंबलाइज करा रहे हैं, वो ये दिखा रहे हैं कि सब कुछ कितना प्योर है, और जो है नेचर जो है उसमें कितनी शक्ति है, यानी अभी सब कुछ हरा भरा था अब सब सफेद हो गया, तो नेचर की पावर और जो प्योरिटी है उसको उन्होंने सिंबलाइज किया है। The dark, quiet woods contrast with the busy, noisy world, reflecting the speaker's contemplation of life's obligations and the desire for a moment of tranquil reflection. The repetition of the lines, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep, emphasizes the speaker's internal struggle between the responsibilities of life and the temptation to linger in the serene beauty of the woods. तो इस पोएम में ये जो लाइन है ये, और ये बहुत ही फेमस लाइन है, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, यानी सोने से पहले मुझे मीलों चलना है, बहुत मेरे पास काम है, मुझे बहुत सारा काम है, तो इससे वो क्या दिखाना चाह रहे हैं, वो अपनी इंटरनल स्ट्रगल दिखाना चाह रहे हैं कि जिंदगी में जो है कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनके ऊपर, बट वो जो है वो जंगल में भाग के आना चाहते हैं, वो यहाँ पे जो है शांति पाना चाहते हैं, बट उनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो माइल्स टू गो है, बहुत सारा काम करना है अभी मुझे। The horse in the poem can be interpreted as symbol of societal expectations or obligations, urging the speaker to move forward. Ultimately, the poem explores the tension between the attraction of a serene natural setting and responsibilities that anchor us to the external world. Frost masterfully employs symbolism and language to evoke a sense of contemplation, making stopping by woods on a snowy evening a timeless exploration of the human experience. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें आपको अपने फ्रेंड या कजिन को लेटर लिखना है और उसे बताना है कि आपकी लाइफ में जो है एक बहुत ही मुश्किल डिसीजन आया था जिसमें आपको जो है कोई चॉइस करनी थी दो चीजों के बीच में से, तो आपने वो कैसे करी और कैसे आपके फ्रेंड या उसके एग्जाम्पल, आपके फ्रेंड या कजिन के एग्जाम्पल ने जो है उसकी लाइफ ने आपकी हेल्प की उस डिसीजन तक पहुंचने में। Dear Sarah, I hope this letter finds you well. I wanted to share with you a recent decision I had to make, one that weighed heavily on my mind. It involved choosing between two passions, my studies and my love for playing the guitar. As you know, I have always been passionate about both academics and music. However, as the demands of my studies increased,
I found myself struggling to balance my time effectively. The pressure to excel academically was immense, and I feared that pursuing my musical interest might jeopardize my grades. Jeopardize होता है किसी चीज को खतरे में डालना। तो अगर मैं म्यूजिक करती तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं मेरी ग्रेड्स, कहीं मेरे मार्क्स जो है वो कम ना हो जाए। In this moment of indecision, I remembered our conversations about your journey. You too faced a similar crossroads when choosing between your career aspirations and your artistic pursuits. Your determination and resilience inspired me. You showed me that it's possible to pursue multiple passions without compromising either. So I decided to take a page from your book. I resolved not to abandon my love for music but to integrate it into my daily routine. I started waking up early to practice the guitar before diving into my studies. It wasn't easy, but your example reminded me that passion and discipline can coexist. And you know what? It worked. My grades didn't suffer and my soul felt nourished by the music. I realized that life isn't about choosing one path over another. It's about weaving them together to create a unique tapestry. Thank you for being my guiding light during this challenging time. Your unwavering pursuit of your dreams taught me that passion fuels perseverance. I am grateful for your friendship and the impact you have had on my life. Let's catch up soon and jam together. Maybe we can even write a song about our shared experiences. Take care and keep shining bright. Warm regards, Arna. Collect quotations on the topic choice. Example, decision are the hardest thing to make, especially when it is a choice between where you should be and where you want to be. Present the quotations in a beautiful hand on card paper. तो आपको जो है इस टॉपिक पे चॉइस जो है, यानी आप किसी चीज को चूज कर रहे हो, उस टॉपिक पे जो है आपको कोटेशंस जो है वो कलेक्ट करने हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है लिस्ट बनाई है 10 कोटेशंस की जो इस टॉपिक पे हैं। आप इनमें से कोई भी चूज करके जो है अपनी बुक में लिख सकते हो। Thank you for watching. If you liked the video, please like, share and subscribe the channel. Thank you.